अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से, जहां हम देख रहे हैं कि पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार है। मोटरवेज की बात करें तो मोटरवेज M2 लाहौर से कोट मोमिन अब्दुल हकीम मोटरवे, M3 M5 शेर शाह मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक, लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। इस हवाले से तर्जुमान मोटरवे का ये कहना है कि धुंध में लेन की खिलाफ वर्जी हादसात का सबब बन सकती है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करने की भी ज़रूरत है। इस मौसम में महकमा मौसमियात के मुताबिक कौमी शाहराह पर ठोकर, पत्तों की उकाड़ा और साहिवाल तक शदीद धुंध है। पंजाब के चंद मैदानी इलाकों की बात करें, बालाई सिंध में दरमियानी हम देख रहे हैं कि शदीद धुंध छाए रहने का भी इम्कान है और मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा दिन के औकात में सफ़र करने, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने और तेज़ रफ्तारी से परहेज़ करने की हिदायत की गई हैं। मुल्क के बेशतर इलाके हम देख रहे हैं कि आज मौसम सर्द है, खुश्क है, जबकि पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात के औकात में भी शदीद सर्द रहने का इम्कान इस वक्त है। पंजाब के जो ज़्यादातर मैदानी इलाके हैं और बालाई सिंध में भी हम देख रहे हैं कि सुबह और रात के औकात में शदीद धुंध छाए रहने की तवक्को है। ड्राइवर्स को भी ये कहा गया है कि धुंध में सफ़र के दौरान उन्हें एहतियात करने की ज़रूरत है। फोग लाइट ज़रूर होनी चाहिए, रफ्तार के हवाले से बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, ओवरटेकिंग नहीं करनी है, दिन के औकात में सफ़र को तरजीह देनी चाहिए। धुंध के दौरान सफ़र से गुरेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गैर ज़रूरी अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो। और अगर मुल्क के बेशतर इलाकों की बात करें तो आज मौसम सर्द और खुश्क है, जबकि पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करें तो सुबह और रात के औकात में शदीद सर्द रहने का इम्कान भी है। और इस वक्त पूरे ही मुल्क की सिचुएशन ये है कि सर्दी की जो शिद्दत है वो काफ़ी बढ़ती चली जा रही है। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं क्रिकेट के हवाले से, जहाँ जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज़ में वाइट वॉश कर दिया है। अनफॉर्चुनेटली जनूबी अफ्रीका ने केप टाउन टेस्ट में पाकिस्तान को 10 विकेटों से शिकस्त देकर 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज़ जीत ली है। इस शिकस्त के बाद हम देख रहे हैं कि क्रिकेट शायकीन और माहिरीन ये सवालात उठा रहे हैं कि टीम की कारकर्दगी में मुसलसल नाकामी के वजूहात क्यों हैं, क्यों पाकिस्तानी टीम टेस्ट क्रिकेट में और T20 में इस वक्त स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये सीरीज़ पाकिस्तानी टीम के लिए एक कठिन इम्तिहान साबित हुई है। जनूबी अफ्रीका ने न सिर्फ बल्लेबाजी बल्कि बॉलिंग और फील्डिंग के शोबों में भी अपनी बर्तरी साबित की है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी टीम की जब पहली इनिंग्स हम देखते हैं, फिर वो फॉलो ऑन का शिकार हुए। दूसरी इनिंग्स में 478 रन बनाने के बावजूद हमने साउथ अफ्रीका को सिर्फ 58 रन का आसान हदफ दिया, जिसे मेज़बान टीम ने बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया। कप्तान शान मसूद की सेंचुरी की बात करें, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान या सलमान अली आगा की इनिंग्स भी टीम को शिकस्त से नहीं बचा सकी। प्रोटीज की जानिब से हमने देखा कि रायन रिकल्टन, टेम्बा बावोमा और काइल विरेंट की सेंचुरियों ने मेज़बान टीम को मजबूत पोजीशन फराम की, क्योंकि हमारी जो पहली इनिंग्स थी जिसमें हमने बैटिंग की 194 रन स्कोर किए, वो वहाँ पर पाकिस्तानी टीम के लिए काफ़ी मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ा। और दूसरी इनिंग्स में, और ये पाकिस्तानी टीम ही है जो ये कर सकती है, एक ही दिन में 194 पर ऑल आउट हो गए और 194 पर हमने देखा कि सिर्फ कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं था। शान मसूद, बाबर आजम क्रीज पर मौजूद थे। 205 रन की पार्टनरशिप साउथ अफ्रीका के खिलाफ हिस्ट्री में पहली बार पाकिस्तान के ओपनर्स ने बनाई। पाकिस्तान के बॉलर्स की बात करें तो वो बिल्कुल हमें प्रेशर में दिखाई दिए, खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा सके पहली इनिंग्स में भी, और दूसरी इनिंग्स में तो बॉलर्स के पास डिफेंड करने के लिए स्कोर भी इतना ज़्यादा मजबूत नहीं था। तो कहाँ मनसूबाबंदी की कमी थी? सबसे बढ़कर टीम की अगर मजबूरी हिकमत अमली की बात की जाए, वो काफ़ी कमज़ोर रही है। आज के शो में हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट अबू बकर बिन तलत मौजूद होंगे, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। वो बकर, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आपको क्या लग रहा है जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तानी टीम की मुसलसल नाकामी की बुनियादी वजूहात फिर क्या बनी हैं? वनडे सीरीज़ में हम अच्छा खेलते आ रहे हैं, लेकिन T20 की बात करें या टेस्ट की बात करें तो पाकिस्तानी टीम काफ़ी स्ट्रगल करती दिखाई दे रही है। देखिए अनवार, ये जो टेस्ट मैचेस होते हैं इनमें सेशन टू सेशन आपको प्लानिंग करके चलना पड़ता है और एक दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप दूसरे टेस्ट की बात करें तो पाकिस्तान दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन की वजह से ये पूरा मैच हार गया। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में आपने देखा कि 500 के करीब रन बनाए, लेकिन उसके बावजूद अगर एक टीम जो सेकंड इनिंग्स में 500 के करीब रन बनाने के बाद भी हार जाती है तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। आपने दूसरे दिन बिल्कुल भी इस मैच में वापसी की कोशिश ही नहीं की। हम अपनी बॉलिंग की अगर बात करें, बॉलिंग से आप मैचेस जीतते हैं, स्पेशली टेस्ट मैचेस की अगर बात करें तो अगर सीमिंग कंडीशंस पाकिस्तान को नहीं मिली तो पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं और नुमान अली को तो हमने खिलाना भी पसंद नहीं किया, तो वो बिल्कुल एक्सपोज हो गए। ऐसा लगा कि टॉय करके बिल्कुल खेल रहे हैं साउथ अफ्रीकन बैट्समैन। और आपने देखा रिकल्टन ने तो जितनी बड़ी इनिंग्स खेली वो भी एक अपनी मिसाल है। तो पाकिस्तान को यहां से
देखना पड़ेगा। उसके मुकाबले में फ्लिप साइड पे हमारे कैप्टन है, ऑल्दो उन्होंने सेकंड इनिंग्स में सेंचुरी की, लेकिन अगर आप उनकी आखिरी 4 सीरीज उठाकर देखें जिसमें उनको टेस्ट कैप्टन भी बनाया गया, तो 40 मैचेस के करीब खेलने के बाद अनवार अगर आपकी एवरेज बीइंग अ ओपनर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 30 के करीब है, तो ये बड़ा एक अलार्मिंग है, ये बड़ी क्वेश्चन मार्क है। और पाकिस्तान को यहां पर देखना पड़ेगा कि एक बंदा जो शायद पोटेंशियल है, एटीट्यूड है, स्किल्स हैं, लेकिन परफॉर्मेंस शायद उस तरह नहीं है, प्लेइंग 11 में ऑटोमेटिक चॉइस भी ना हो, आप उसको कैप्टन के तौर पे पाकिस्तान में, वो भी टेस्ट टीम का कैप्टन का रोल दे रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। साथ ही साथ हमने देखा कि नंबर्स हम अपने एडजस्ट नहीं कर पा रहे। आपने दूसरी इनिंग्स में बाबर आजम को ओपनर खिलाया, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात थी। उसका रीजन ये भी है कि फर्स्ट क्लास में भी बाबर आजम का जो सबसे हाईएस्ट स्कोर है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, एज एन ओपनर ही है, लेकिन वो हमेशा से 1 डाउन या 2 डाउन खेले। उसके बाद हमने देखा कि मिडिल ऑर्डर में रिजवान इस सीरीज में बिल्कुल क्लिक नहीं कर पाए। ये जो मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर से हमें रन्स नहीं मिल रहे थे। दूसरी तरफ अगर आप देखें साउथ अफ्रीका के जो विकेट कीपर बैट्समैन है, उन्होंने 11 मैचेस, जो इस साइकिल के 11 मैचेस है जिसमें वो टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे, उसमें 3 से 4 सेंचुरीज उन्होंने की हैं छठे नंबर पे आके। तो ये वो चीजें होती हैं, ये वो कॉम्बिनेशंस होती हैं जो टेस्ट मैचेस आपको जिताते हैं। सेशन टू सेशन आप लेकर चलते हैं, पूरे दिन की प्लानिंग करते हैं, लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान अडॉप्ट नहीं कर सका साउथ अफ्रीका की सिचुएशन। आज से तो अबूबकर, आप जिस से आपने खुद भी ये कहा कि शान मसूद की कैप्टनसी की अगर बात करें, तो आपको लगता है कि कैप्टनसी फिर वो ठीक कर रहे हैं? उनकी अपनी परफॉर्मेंस तो बिल्कुल ठीक नहीं है, ये तो सारे इस चीज से एग्री कर रहे हैं। सिर्फ ये जो परफॉर्मेंस उनकी आई है, बहुत लंबे अरसे के बाद हमने देखा कि शान मसूद ने अपने बैट से जवाब दिया है, बट स्टिल वो हमें विनिंग साइड की तरफ नहीं लेके जा सके। देखिए अनवर, आप अगर बहुत अच्छे कैप्टन भी हो, आउट ऑफ द बॉक्स कैप्टन भी हो, अगर आपकी टीम जीत रही है, भले आपके 20 रन हो, 30 रन हो, तो शायद इतने क्वेश्चंस रेज नहीं होते। लेकिन अगर आपकी कैप्टनसी भी उसमें थोड़े से फ्लॉज मौजूद हों, और आपने देखें इस 3 से 4 सीरीज के बाद इस इनिंग्स में आके शान मसूद ने सेंचुरी की, तो शायद वो जिस तरह कहा जा रहा है कि उन्होंने एक क्वेश्चन तो हटा दिया कि उनको कैप्टन रखा जाए या ना रखा जाए, लेकिन लॉन्गर रन में पाकिस्तान को अभी डिसाइड करने पड़ेगा। दिस इज द मोमेंट कि 25 से 27 तक का जो साइकिल है, हमने क्या प्लान करना है, हमने किसको कैप्टन बनाना है। उसका रीजन ये है कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। 4 में से एक सीरीज जो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज जीती, बाकी 3 सीरीज विच इंक्लूड्स बांग्लादेश हम हारे, और बहुत बुरे तरीके से हारे। हमारे पास इस साइकिल में चांसेस थे कि हम टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच सकते थे। अगर हम बांग्लादेश को हरा देते और साउथ अफ्रीका की सीरीज में अच्छा परफॉर्म करते, तो हम भी उस लाइन में थे कि हम टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई करें, लेकिन हमने शायद उसको टारगेट ही नहीं किया। हम उस तरह गए ही नहीं, हमारे प्लेयर्स ने उस तरह खेला ही नहीं कि जो ये सोच होती हम रखते। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो T20 बहुत ज्यादा खेले जा रहे हैं, इससे पहले ऐसा होता था साइड मैचेस खेले जाते थे, वार्म अप मैचेस खेले जाते थे, और उसके बाद चीजें थोड़ी सी अडॉप्ट करती थी। लेकिन अब वो जो एकदम फ्लेवर है T20 का, वो टेस्ट में रेप्लिका नहीं कर पा रहा। देखें आप, पहली इनिंग्स में 54 ओवर्स में आउट हो गए, ये बड़ा ही अजीब सी सिचुएशन है कि इतने अच्छे बैटिंग ट्रैप में अगर आप सिर्फ 54 ओवर्स में आउट हो जाते हैं, तो उसके बाद बेशक आप 474 रन भी बना दे, आप मैच में वापस नहीं आ सकते। आपको साउथ अफ्रीका से सीखना पड़ेगा। 11 मैचेस खेले उन्होंने इस साइकिल में, किस कंसिस्टेंसी के साथ वो टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे, वो डिजर्व करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि कोई फ्लूक है, वो बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ। और उनके कैप्टन को अगर आप देखें, बड़े ही अंडररेटेड कैप्टन है, बहुत ज्यादा उनको क्रिटिसिज्म भी देखना पड़ता है, लेकिन बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही है। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा शायद इस चीज को एड्रेस करने की जरूरत है। ठीक है। अच्छा, बैटिंग लाइन हम देख रहे हैं हमारा कि बैटिंग लाइन कंप्लीटली कोलैप्स कर जाता है, और अगर मीडिया पे भी बात करें, सोशल मीडिया पर भी देखें, तो सिर्फ और सिर्फ 1-2 नाम ही होते हैं जिन पर सारी जिम्मेदारी डाल दी जाती है, जिसमें बाबर है, या अभी कह लें शान मसूद की बात हो रही है, या मोहम्मद रिजवान की बात हो रही है। अगर साउथ शकील की बात करें, कामरान गुलाम की बात करें, सलमान अली आगा की बात करें, ये तमाम लोग जब तक परफॉर्मेंसेज नहीं देंगे तो टीम तो उस तरह से नहीं जीत पाएगी। अगर 1-2 लोगों का ही हम हमेशा नाम लेते रहेंगे कि बाबर नहीं चल रहे हैं, रिजवान नहीं चल रहे हैं, शान मसूद नहीं चल रहे हैं, ये भी काफ़ी अनफेयर है। इन 3-4 लोगों को भी जो मिडिल ऑर्डर जिन्हें संभालने की जरूरत है, जैसे पहले इंजमाम होते थे, मोहम्मद यूसुफ थे, मिसबाउल हक थे, यूनुस खान थे, तो ये लोग तो बॉलर्स के आगे एक दीवार बन जाते थे। अब हम देख रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर में हमारे पास इस तरह का, इस कैलिबर का कोई बैट्समैन मौजूद है। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, बट स्टिल हमारे पास ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, एक तो नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कामरान गुलाम हो गए या सऊद शकील हो गए, इनकी डोमेस्टिक में जो परफॉर्मेंसेज हैं, जिस नंबर्स पे हम अपनी नेशनल टीम में उनको उस नंबर्स पे नहीं खिला रहे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो कंडीशंस होती हैं यहाँ पर, जो सिचुएशन है साउथ अफ्रीका या सेना कंडीशंस में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में जब हम जाते हैं, तो हमारे प्लेयर्स बुखलाहट के शिकार हो जाते हैं। कामरान गुलाम को हमने देखा कि डोमेस्टिक में बैक टू बैक उनकी सुपर परफॉर्मेंसेज रही, लेकिन जब नेशनल साइड में उनको हम देख रहे हैं, तो शायद अप टू द मार्क वो अभी तक नहीं हुए। सलमान अली अगर लोअर मिडिल ऑर्डर पे स्टार्ट ले रहे हैं,
हैं लेकिन उस इनिंग्स को बड़ी इनिंग्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। बाबर आजम की आपने बात की, एक अच्छी बात है, पॉजिटिव साइन है कि वापस फॉर्म में आए, 3 से 4 उन्होंने 50s भी की, लेकिन जिस तरह का स्टेचर है बाबर आजम का ना, उनको 50s को 100 और 100 को बड़ी 100s में कन्वर्ट करने की जरूरत है। देखिए आपका कोई भी स्कोर अगर अपनी टीम को नहीं जितवा सकता, आपकी परफॉर्मेंस अगर रिफ्लेक्ट नहीं करती टीम की जीत में, तो शायद उस परफॉर्मेंस का कोई फायदा नहीं है। इसी तरह मोहम्मद रिजवान को अगर देखें, और सऊद शकील से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, उन्होंने डिसअपॉइंट किया। सऊद शकील से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो अच्छे टेस्ट के प्लेयर हैं, उनकी टेक्निक बहुत अच्छी है, खड़े रहते हैं और कंसिस्टेंसी उनमें शो होती है, लेकिन वो भी नहीं नजर आई। तो ये काफी सारी चीजें जो मिलके पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका की सीरीज में नजर आई, अगर हमने राइट अवे इन चीजों को एड्रेस नहीं किया तो इसी तरह होता रहेगा कि 2 से 3 मैचेस जब रहते हैं किसी फाइनल तक पहुंचने के लिए, तो हम उस टाइम सोच रहे होते हैं हमारा कैप्टन कौन होगा। इस तरह नहीं चलेगा भाई, आपने डिसाइड करना है वंस फॉर ऑल कि हमारी टीम की पॉजिटिव क्या है, स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, उसको साथ लेकर चले, उसको एड्रेस करें। देखिए पहले मैच में जब सीमिंग कंडीशंस थी, हमारी बॉलिंग ठीक रही, लेकिन जो ही फ्लैट ट्रैक आया हम एक्सपोज हो गए बुरी तरह। तो कहां पर है बॉलिंग के कोचेस जो हैं हमारे, इतने ज्यादा असिस्टेंट वहां पर हैं, तो ये क्यों नहीं नजर आ रहा कि हम चीजों को दूसरी टीम को कॉप अप करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सिर्फ इस मैच को गुजारने के लिए हम जा रहे हैं। दूसरी इनिंग्स में फाइट बैक तो किया, प्लानिंग के बगैर कोई प्लान नजर नहीं आया एग्जीक्यूशन में। ठीक है। अच्छा, सेना कंडीशन के हवाले से आपने बात की कि सेना कंडीशन में जब हमारे बैट्समैन जाते हैं बुखलाहट का शिकार हो जाते हैं। हम अपने होम ग्राउंड पर बांग्लादेश से सीरीज आ रहे हैं, इंग्लैंड की टीम यहाँ आई तो हम स्पिनर्स के बलबूते पर जीते, हमने स्पिनिंग ट्रैक बना दिया, बैट्समैन ने हमारे यहाँ भी कोई काम नहीं किया जो हम उन्हें सेफ साइड नहीं दे सकते कि ये सिर्फ सेना कंडीशन में नहीं चलते। पाकिस्तान के ग्राउंड्स पर भी हम देख रहे हैं कि लंबे अरसे से पाकिस्तानी बैट्समैन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के ग्राउंड्स पर होनी है। ये आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट अनवार आपने उठाया। देखिए पाकिस्तान की आईसीसी के जितने भी इवेंट्स हैं उनमें जो एशियन कंडीशंस में इवेंट्स हुए हैं उसमें पाकिस्तान की कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। पाकिस्तान ने कोई बड़ा टाइटल नहीं जीता। आप जितने भी वर्ल्ड कप्स उठा के देख लें वो एशियन कंडीशंस में नहीं है जो पाकिस्तान ने जीते। इवन आईसीसी जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो भी एशियन कंडीशंस में नहीं थी। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा पाकिस्तान की बॉलिंग का। और मैं बार बार एक चीज पे फोकस करता हूँ कि ये जो आईसीसी का इवेंट है स्पेशली जो एशियन कंडीशंस में हो रहा है वही टीम जीतेगी जिसकी बॉलिंग तगड़ी होगी। अगर आप देखें पाकिस्तान की साइड पे तो जो आपने बांग्लादेश की बात की, हमने जो स्क्वाड सेलेक्ट किया, हमने जो प्लान किया और जो पूल ऑफ प्लेयर्स हम कैरी कर रहे थे बड़े लंबे अरसे से, उसके अलावा 2 स्पिनर्स हम आउट ऑफ द बॉक्स लेकर आए, उन्होंने हमें मैच जितवाया। इसका मतलब है आप जो स्क्वाड अपने साथ रख रहे थे वो सही नहीं था। यहां पर भी अगर आप देखें साजिद खान को आप साथ नहीं लेकर गए, लेकिन नुमान अली जिसको आप साथ लेकर गए उसको आपने दूसरे मैच में नहीं खिलाया जिसमें आपको उसको खिलाना चाहिए था। केशव महराज को देखें फ्लिप साइड पे, उसी तरह लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम है कि शायद हम पिच को रीड नहीं कर पाते। और दूसरा नसीम शाह को हम साथ लेकर के, बड़े अरसे से नसीम शाह सुपर फिट नहीं लग रहे। नसीम शाह के अंदर मैच फिटनेस की कमी नजर आ रही है। आमिर जमाल से हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि वो कॉप अप करेंगे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की लास्ट सीजन की परफॉर्मेंस हमारे जहन में थी। लेकिन ये भी जहन में रखना चाहिए कि आमिर जमाल भी एक अपनी उसके बाद आए, एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। तो इंजरी के बाद वापस आके आमिर जमाल भी 100% फिट नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि 2 मेन बॉलर्स के साथ आप जा रहे थे, उसमें भी मोहम्मद अब्बास प्योर सीमर हैं। अगर सीमिंग कंडीशंस हो तो वो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। शहजाद अच्छी ऑप्शंस थी लेकिन सिर्फ 2 बॉलर्स के साथ। और सलमान अली आगा को आपने स्पिनर बनाया हुआ ऑलराउंडर, वो मेकशिफ्ट स्पिनर है। हमें वहां पर एक जेन्युइन स्पिनर चाहिए था। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, पिच रीडिंग और आपकी जो प्लेयर्स की सिलेक्शन। अच्छा, बोकर हमने टेस्ट क्रिकेट में देखा है कि स्पिनर्स जो हैं वो आपको टेस्ट मैचेस बहुत से जितवा के देते हैं। इंग्लैंड पाकिस्तान में भी ऐसे हुआ, इंग्लैंड के खिलाफ जो पाकिस्तानी टीम जीती, लेकिन उस वक्त भी यही तनकीद की गई थी कि यहां तो आप टर्निंग पिचेस बनाकर जीत गए हैं, जब आप बाहर जाकर खेलेंगे तो एक्सपोज होंगे। तो इसका मतलब फिर वही हुआ हमारे साथ कि हम एक्सपोज हो गए। और अगर हमने साजिद खान को नहीं खिलाना, हमने नुमान को नहीं खिलाना इतनी परफॉर्मेंसेस के बाद, फिर जो वो गिले शिकवे करते हैं वो भी दुरुस्त शिकवे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, आपकी बात 100% रही है। लेकिन एक स्ट्रैटेजी भी तो होती है ना। अगर आप ऑस्ट्रेलियंस को देखें कि ऑस्ट्रेलिया में हमेशा जो है फास्ट बॉलर्स को कंडीशन सूट करती हैं, लेकिन हमेशा टेस्ट मैच में उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 में, अगर आप शेन वॉर्न से ऑनवर्ड्स भी देख लें, नेथन लॉयन को वो लाजमी खिलाते हैं, जैम्पा को लाजमी खिलाते हैं, किसी एक जेन्युइन स्पिनर को लाजमी खिलाते हैं। इंग्लैंड को आप देखें आदिल रशीद को वो लाजमी खिलाते हैं। इसी तरह साउथ अफ्रीका ने लाजमी या तो वो आपको पता है कि अभी आजकल केशव महराज के साथ जा रहे हैं। अगर स्पिनर ना हो आपकी टीम में तो बॉलिंग में जो प्रॉपर फ्लेवर
डिलीवर है वो ऐड नहीं होता। लेफ्ट आर्म स्पिनर एक बहुत बड़ा एसेट होता है आपकी टीम में अगर आप किसी भी कंडीशन में खेल रहे हो। लेकिन यहां पर हम मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स की तरफ जाते हैं। आपने ऑलराउंडर्स पे फोकस किया, आमिर जमाल को आपने फर्स्ट चेंज पे लाया बॉलिंग में, वो उस तरह नहीं हमें डिलीवर कर सके। स्पिनर में सलमान अली आगा बिल्कुल एक्सपोज हो गए। पहली इनिंग्स में जो इतना बड़ा रन्स का अंबार बना, उसके बाद हम मैच में वापस नहीं आ सके। अगर आप 474 रन बनाने के बाद भी एक मैच 10 विकेट से हारते हैं तो इसका मतलब है आपको देखना पड़ेगा कि आपकी बॉलिंग लाइन कहां पर खड़ी है, क्या आपने उस ग्राउंड की और उस पिच के अकॉर्डिंगली अपनी बॉलिंग खिलाई है या नहीं खिलाई, जिसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं खिलाई। बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट अबू बकर बिन तलत हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, कैलिफोर्निया के साहिलों पर जहां समंदर और आसमान एक दूसरे से मिलते दिखाई देते हैं, एक नई तारीख रकम होने जा रही है। 23 साला एलेसेंड्रो, एक नौजवान सर्फर ने अपनी हिम्मत, महारत और बेखौफी से दुनिया को हैरान कर दिया है। हाफ मून बे साहिल के करीब एक ऐसे दिन जब समंदर अपनी पूरी शिद्दत के साथ मौजूद था, सेलेबर ने 108 फीट ऊंची लहर पर सर्फ करके मुमकिन तौर पर एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया है, जिसके मनाज़िर आप इस वक्त न्यू की स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। एलेसेंड्रो ने इस लम्हे को याद करते हुए बताया कि मैं सर्फ बोर्ड पर शायद 30, 40 या 50 मील फी घंटा की रफ्तार से जा रहा था जब अचानक एक गैर मामूली बड़ी लहर सामने आई। वो लहर जैसे पानी के पहाड़ की मानंद थी जो अपनी तमाम ताकत के साथ मुझ पर छा गई। ये वो लम्हा था जब महारत, इस्तकामत और किस्मत का इम्तजाज एक तारीखी कारनामे में ढल गया। एलेसेंड्रो ने कहा, मुझे ऐसा लगा कि मैं पानी की गहराइयों से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने पानी की हर हरकत, हर रगड़ और हर दबाव को महसूस किया। ये एक्सपीरियंस किसी और लहर पर कभी नहीं हुआ। ये लहर एक जिंदा वजूद की तरह महसूस हो रही थी। अगर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और वर्ल्ड सर्फ लीग की तरफ से इस लहर की ऊंचाई की तस्दीक हो जाती है तो एलेसेंड्रो का नाम दुनिया के ऊंची तरीन लहर पर सर्फ करने वाले सर्फर्स की फहरिस्त में सबसे ऊपर होगा। यह कारनामा ना सिर्फ एक इनफरादी कामयाबी है बल्कि सर्फिंग की दुनिया के लिए एक नया मैयार भी कायम करेगा। सर्फिंग हमेशा से एक ऐसा खेल रहा है जिसमें इंसान और कुदरत के दरमियान एक मुनफरिद रिश्ता नजर आता है। ये सिर्फ इंसानों की जिस्मानी महारत नहीं है बल्कि उनके जहनी सुकून, फैसले की दुरुस्तगी, और इसमें ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है तो ख़तरे का सामना करने की सलाहियत का भी इम्तिहान होता है। 108 फीट की लहर पर सर्फ करना किसी के लिए भी एक नाकाबिले यकीन तजुर्बा हो सकता है, लेकिन एलेसेंड्रो ने इसे एक यादगार लम्हे में बदला। यह कारनामा उन नौजवान सर्फर्स के लिए भी एक तरगीब का जरिया बनेगा जो अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने की हिम्मत रखते हैं। एलेसेंड्रो की यह कहानी हमें सबक देती है कि अगर आप में खुद पर यकीन हो तो आप नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं, क्योंकि यह लम्हा सिर्फ एक रिकॉर्ड की तस्दीक का इंतजार नहीं कर रहा बल्कि एक नई तारीख के आगाज़ का ऐलान भी कर रहा है। हाफ मून बे के साहिलों पर एलेसेंड्रो ने अपनी हिम्मत, महारत और कुदरत के साथ हम आहंगी का ऐसा मुजाहरा किया है जो हमेशा ही याद रखा जाएगा। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। ये ना सिर्फ सर्फिंग बल्कि इंसानी जज्बे की एक गैर मामूली मिसाल भी है जो हर खतरे को कबूल करते हुए बुलंदियों को छूने का ख्वाब भी देखता है। तो एलेसेंड्रो को यह कामयाबी मिली है जिस पर उन्हें बहुत मुबारकबाद, और सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत वायरल हैं। लोग इसको बहुत ज़्यादा उनकी अचीवमेंट को पसंद कर रहे हैं और यही उम्मीद की जा रही है कि इस हवाले से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम आ जाए। आपकी इस हवाले से क्या रहा है कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाजरीन, बच्चे किसी भी माशरे का मुस्तकबिल होते हैं और उनकी परवरिश एक नाजुक और अहम जिम्मेदारी है। वालिदैन के रवैये और उनके बच्चों के साथ बातचीत का अंदाज बच्चे की शख्सियत और जहनी सेहत पर भी गहरे असरात छोड़ता है। और ये सिर्फ वालिदैन की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि एक फ़न भी है कि वो अपने अल्फाज और रवैये से बच्चों की ज़िंदगी में एक पॉजिटिव असर डालें। हम सब ये जानते हैं कि बच्चे फितरतन हसास होते हैं, वालिदैन की हर बात और अमल को गहराई से महसूस करते हैं। अगर वालिदैन उनसे मोहब्बत, हौसला अफजाई और पॉजिटिव रवैये का मुजाहरा करें तो बच्चे खुद एतमाद, खुश मिजाज और कामयाब ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि सख्त तनकीद, नज़रअंदाजी या गैर ज़रूरी दबाव बच्चों को जज्बाती तौर पर कमज़ोर भी बना सकता है, जिसके असरात उनकी ज़िंदगी के हर पहलू में ज़ाहिर हो सकते हैं। आज के जदीद दौर में जहाँ तालीमी दबाव, सोशल मीडिया और मुख्तलिफ समाजी चैलेंजेस बच्चों की ज़िंदगी का हिस्सा हैं, वालिदैन के लिए ये समझना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि उनके रवैये का बच्चों पर क्या असर होता है। मुस्बत कम्युनिकेशन यानी बच्चों से मोहब्बत भरी, हमदर्दी पर मबनी और तामीरी गुफ्तगू एक ऐसा रास्ता है जो न सिर्फ बच्चों की जहनी सेहत को बेहतर बनाता है बल्कि उनकी शख्सियत को भी मजबूत बुनियाद फराहम करता है। हम इस मौजू पर तफसील से बात करेंगे कि किस तरह वालिदैन अपने रवैये और बातचीत के अंदाज को बेहतर बना सकते हैं।
आज हमारे साथ मौजूद हैं चाइल्ड मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अस्मा नाहिद साहिबा, जो हमें इस हवाले से मजीद बताएंगी कि बच्चों के साथ मुस्बत ताल्लुक़ कैसे कायम किया जा सकता है और वालिदैन को किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारे बच्चे मजबूत, पुरएतमाद और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। क्योंकि ये मौजूद ना सिर्फ वालिदैन बल्कि असातिज़ा और मुआशरे के तमाम अफराद के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों की ज़हनी सेहत और शख्सियत की तामीर सिर्फ घर तक महदूद नहीं है बल्कि इसमें पूरे माहौल का किरदार होता है। डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएगा कि पॉजिटिव कम्युनिकेशन जब हम कहते हैं तो वो किस तरह से होनी चाहिए कि बच्चों की शख्सियत पर उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़े, क्योंकि वालिदैन फिर हम देखते हैं सख्त रवैया उनका जब बहुत ज़्यादा होता है तो फिर बच्चों की जहनी सेहत पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव असरात होते हैं। जी, पॉजिटिव कम्युनिकेशन का लफ्ज़ ही आप देखें, बातचीत और मेयारी और मुस्बत, सिंपल सी बात ये है। अब पेरेंट्स अपनी तरफ से ट्राई कर रहे होते हैं कि हम पॉजिटिव बात करें और जो वो डांटते डपटते सख्ती करते हैं, तनकीद करते हैं, तो अपनी तरफ से तो इस्लाह के लिए कर रहे होते, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे होते कि इन तल्ख जुमलों का या दूर नताइज जो बच्चों को वो दिखाते सिखाते रहते हैं, उसका उस छोटे से जहन पर कितना असर पड़ता है। तो जो कम्युनिकेशन है ये बच्चों की एज ग्रुप के साथ साथ बदलनी है। जो कम्युनिकेशन का जो स्टाइल पेरेंट्स ने 10 साल के बच्चे के लिए रखा है वो 16 साल के बच्चे के लिए नहीं हो सकता, और जो 18 साल के बच्चे के साथ है वो 5 साल के बच्चे के लिए भी नहीं हो सकता। तो एडजस्टमेंट पेरेंट्स को करनी है, हर तरह से अपनी जो कम्युनिकेशन स्टाइल है उसको साथ साथ बदलना है, एज पर नीड, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द चाइल्ड और बच्चे की पर्सनैलिटी टाइप के साथ भी। ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, बहुत से ऐसे वालिदैन हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत से ऐसे वालिदैन हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है, जिन फैमिलीज़ में जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसको कभी सोचा भी नहीं जाता। वालिदैन के लिए आप क्या समझती हैं, उनको किस तरह से अपनी बातचीत को बेहतर करना है, अपने रवैये को किस तरह से बेहतर करना है, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम किस तरह से स्पेंड करना है? इसके लिए सबसे मौसर जो तरीका है वो पेरेंट्स को अपनी लिसनिंग स्किल्स बढ़ानी पड़ेगी और अपनी प्रेजेंस देनी पड़ेगी। बहुत दफा कम्युनिकेशन नहीं भी होती, लेकिन अगर पेरेंट्स अवेलेबल हैं, उस कमरे में हैं और अटेंटिव हैं, हाथों में फोन या अखबार सामने या मैगजीन या टीवी नहीं है और बच्चा आपके साथ कम भी बात कर रहा है, तो आप उसके साथ उसकी प्रेजेंस, उसके काम को देख रहे हैं, वो उस वक्त भी महसूस बहुत कॉन्फिडेंट और सेफ महसूस करता है। हमारे यहाँ या आमतौर पे पेरेंट्स और बच्चों में जो कम्युनिकेशन गैप है वो ये है कि पेरेंट्स बोलते ज्यादा हैं, सुनते कम हैं। वो बताते चले जाते हैं, लेक्चर ज्यादा है, लेकिन छोटी छोटी बातें और छोटी छोटी गेम्स और जो कनेक्शन बिल्ड करना है बच्चे और पेरेंट्स का, और बच्चों को जो सेफ पैसेज देना है कि आप कुछ भी कह सकते हैं और उनके एहसासात को, उनकी फीलिंग को प्रॉपर प्रोसेस करने देना है उन्हें, वो हम मिस करते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत तालीम याफ्ता होंगे, आपका बहुत एक्सपोजर होगा तो ही आप बेहतरीन पेरेंट्स हो सकते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये पेरेंट्स के सब्र पे उनके ये दो चीजें ज्यादा इस्तेमाल हो रही हो और ज़बान थोड़ी सी कम हो और थोड़ी नरमी हो। अच्छा, और बच्चे जब गलतियां कर देते हैं तब किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि समटाइम हम बहुत ज़्यादा हाश हो जाते हैं, ये अगर हम सीख लें तो शायद बच्चों की हौसला शिकनी ना हो। जब बच्चे गलती करते हैं तो पहले तो जो भी पेरेंट्स सुन रहे हैं मेरे समेत सब लोग, कि वो उस वक्त पॉज, एक बटन हम कहते हैं पॉज, ना रिएक्शन कर, ना सुर्ख ना ग्रीन बत्ती, जो पीली बत्ती है ना उस पर ध्यान दें और उस वक्त चंद घंटों के लिए रिएक्ट ना करें। अगर आप वो रिएक्शन का टाइम बाय कर लेते हैं पेरेंट्स, ये टेक्निक है, तो बच्चा खुद ब खुद भी जानता है, लेकिन अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने एक्सप्रेशन से फेस के एहसास दिलाएं कि पेरेंट चुप हो गए हैं। उसके बाद बच्चा खुद ब खुद समझता है, जिस भी एज ग्रुप का हो, छोटा बच्चा होगा ना 3, 4, 5 साल का, तो वो भी माँ को या बाप को मनाने की कोशिश करेगा कि मैंने कुछ किया है, ये बोल क्यों नहीं रहे हैं मेरे साथ। तो रिएक्शन फौरन जो है वो बहुत ही नुकसानदेह है। आप बच्चे ने गलती की होती है, पेरेंट्स सही कह रहे होते हैं, पर इतना इंटेंसिव जो रिएक्शन होता है उसकी वजह से पेरेंट्स गिल्टी में चले जाते हैं और बच्चा जो है वो रो धो के और फिर दोबारा वो मिस्टेक करता है। ठीक है, पेरेंट्स के रिएक्शन में सब कुछ जो है। ठीक है। अच्छा, बहुत से ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो बच्चों के साथ वक्त गुजारने में काफी मुश्किल महसूस करते हैं, उनके लिए क्या सजेशन है आपके पास? उसमें ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। पेरेंट्स को ये नहीं पता चलता कि हम बच्चों के लेवल पर आके उनसे कनेक्ट कैसे करें, उनसे ताल्लुक कैसे इस्तेवार करें।
बच्चों के साथ सिर्फ मोहब्बत का ताल्लुक नहीं है, तरबियत का भी ताल्लुक है। पेरेंट्स को ज्यादा पता है, वो देख रहे हैं मुश्किल हालात हैं, बाहर दुनिया में बहुत सी बुराइयां हैं, उनसे भी बच्चों को बचाना है। बच्चों को वक्त इस तरह से दें, चाहे ज्यादा मत दें पर क्वालिटी टाइम दें। सारा दिन ना बच्चे को उठाए उठाए फिरें और उसको हर चीज उसकी मत माने, लेकिन बच्चे के साथ खेलें। उसके आउटडोर गेम खेल सकते हैं, इंडोर गेम खेल सकते हैं, उसको अपने साथ रखें। मुख्तलिफ छोटी छोटी चीजें, लेक्चर वाइज नहीं लेकिन छोटी छोटी चीजें बताएं, उसे सवाल करने की गुंजाइश दें, बहुत ज्यादा सवाल, क्यूरोसिटी बढ़ाएं बच्चे के अंदर कि वो जो पूछना चाहता है, जिस चीज पे तनकीद करना चाहता है, जो अपने एहसासात बयान करना चाहता है, वो आपको आप पे एतमाद करे और वो कर सके और वो बात कर सके। वो जितना आप पे, माँ बाप पे एतमाद करेगा, उतना वो अपनी जिंदगी में जब वो बड़ा होगा तो वो एक तो कम्युनिकेशन उसकी बहुत बेहतर होगी और उसका कॉन्फिडेंस बहुत बेहतर होगा। वो जिंदगी के चैलेंजेस को समझ सकेगा। हम बच्चे क्यों तरबियत कर रहे हैं, हमें ये देखना चाहिए ना। तरबियत इसलिए कि हम उनको बना सकें कि दुनिया का मुकाबला करने के लिए, दुनिया के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए बनाना है। अपने लिए तो तरबियत करके कोई आपने मोल्ड करके बच्चा घर में डमी तो नहीं रखनी है ना। तो दुनिया के लिए बच्चों को तैयार करना चाहिए। मैंने अपने बच्चे अपने लिए तैयार नहीं करने, आपने अपने लिए नहीं करने, हमने अपने बच्चे माशरे के लिए तैयार करने, एक मुस्बत माशरे के लिए। ठीक है। अच्छा, बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि बच्चों के साथ तो उनका बिहेवियर ठीक है, उनकी बच्चों के साथ जो टाइम स्पेंडिंग है वो बेहतर है, क्वालिटी टाइम भी देते हैं, वैसे ओवरऑल भी अगर हम बात करें तो वो अच्छा बर्ताव भी करते हैं, लेकिन जो उनके आपस के ताल्लुकात हैं, माँ का और बाप का मैं आपस के ताल्लुकात की बात कर रहा हूँ, वो उनका जो ताल्लुकात हैं या रवैया है वो उसका बच्चों पर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है अगर वो उनका आपस में नेगेटिव हो तो? माँ बाप चाहे डांटे ना, डपटे ना, प्यार बहुत करे, लेकिन वो ये देखें कि बच्चा जो है ना देखने से ज्यादा सीखता है। वो ऑब्जर्व भी बहुत करता है, ऑब्जर्व भी बहुत करता है। आप चाहे बच्चे को आप कुछ पेरेंट्स हमने ऐसे भी देखे, हमने अपने इसमें अपने एक्सपीरियंस में, कि वो गूंगे बहरे भी हैं बच्चे, पेरेंट्स म्यूटेड डेफ भी हैं, पर वो बहुत अच्छी तरबियत कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सारा वक्त बोलते ही रहें, लेकिन जब पेरेंट्स आपस में झगड़ा करते हैं या किसी और से भी झगड़ा करते हैं या बच्चों के साथ एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, बच्चे को यूज करते हैं, उस वक्त बच्चे को वो 4 या 5 हिस्सों में बांट देते हैं। बच्चे के लिए माँ भी बहुत जरूरी है, बाप भी बहुत जरूरी है। उसको नहीं समझ आती कि मैं माँ की साइड लूं या बाप की साइड लूं, तो वो बच्चे को झूठ बोलना भी सिखाते हैं, मैनिपुलेट करना भी सिखाते हैं, बच्चे के अंदर एजिटेशन भी सिखाते हैं, इरिटेशन भी सिखाते हैं। वो बच्चे को उसी उम्र में, जिस उम्र में वो असल में तो वो आपस में स्कोर सेटल कर रहे होते हैं और लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो जानते नहीं है कि वो बच्चों के कितने हिस्से बखरे कर रहे हैं, उनके जहनी भी और उनके फिक्री भी और उनके जज्बाती भी। तो पेरेंट्स का आपस का ताल्लुक है ना, वो तरबियत का पहला असूल है। सोच समझ के पेरेंट्स जो हैं। और पेरेंट्स को आप क्या समझती है, किस तरह से ये पता चल सकता है कि उनका जो रवैया है वो बच्चे के लिए काफी नुकसानदेह है? इसके बहुत से रेड फ्लैग्स हैं। अगर पेरेंट्स ये देखना शुरू करें, स्पेशली 7-8 साल के बच्चे, कि बच्चा बहुत खामोश रह रहा है, बात ज्यादा नहीं कर रहा, उसके खाने पीने और सोने की रूटीन में थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है, वो दोस्तों की तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहा है, घर में कम दे रहा है, वो डिस्कनेक्ट हो रहा है, स्कूल से आके आपको नहीं बता रहा क्या हो रहा है, आपसे कुछ चीजें मांग नहीं रहा है, तो उस वक्त पेरेंट्स को बहुत जल्दी देखना, उसकी चीजें गुम हो रही हैं, कपड़े गंदे हो रहे हैं, बाथरूम में ज्यादा टाइम लग रहा है, बहन भाइयों से बहुत ज्यादा बिला वजह की इरिटेशन क्रिएट हो रही है। पेरेंट्स को 2 नहीं 6 आंखें रखनी चाहिए और ये देखते रहना चाहिए कि बच्चा कहाँ जो है वो ट्रेन से उतर गया है। ये तो एक लंबी ट्रेन है ना, तरबियत एक ट्रेन की जैसा है, जिसमें अपने बच्चे को आपने किसी स्टेशन पे उतरने नहीं देना जब तक कि उसका सही मंजिल, सही मकाम ना आ जाए। ठीक है। और डॉक्टर साहब एक एस्पेक्ट हमारी माशरे का ये भी है जहां पर हम ये देखते हैं कि जॉइंट फैमिली में बहुत से ऐसे लोग रह रहे होते हैं, जो कि अच्छी बात भी है, लेकिन वहां पर भी हमने देखा कि कुछ कजन्स में आपस प्रॉब्लम हो जाती है, फुफ्फों में प्रॉब्लम हो जाती है, अगर आप किसी ताई के साथ रह रहे हैं, चाचे के साथ रह रहे हैं, नंदों के साथ रह रहे हैं, तो वो भी बच्चों पर बहुत ज्यादा हमने देखा कि इफेक्ट डालता है अगर वहां पर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है तो।
100%। और बहुत ज़्यादा जो जॉइंट फैमिली सिस्टम के बारे में जो मुश्किलात हमें हैं, उसमें असल में बच्चों की तरबियत मेन रीज़न है, क्योंकि सबका जो पेरेंटिंग स्टाइल होता है वो एक नहीं होता। ताई कुछ कहती हैं, चच्ची कुछ कहती है, फिर जेलसी फैक्टर बहुत होता है, फिर कंपटीशन बहुत होता है, मेरे बच्चे के इतने नंबर, उसके बच्चे के इतने नंबर, वो खराब हो। तो ये जो एक बड़ों की आपस में टसल चलती है, जो वॉर चलती है, उसका बच्चे यही सीखते हैं कि उसको बुरा कहना है, इसको अच्छा कहना है, यहाँ पे ग्रुपिंग करनी है, इनके पीछे बैक बाइटिंग करनी है। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम का जो सबसे बड़ा नुकसान होता, इसका फायदा भी है कि बुजुर्ग होते हैं, बच्चों को बहुत सी चीजें सीखने को भी मिलती हैं, लेकिन इट डिपेंड्स कि सब जो बड़े हैं वो एक पेज पे हों। अगर डांटना है तो बीच में, या किसी जो रूल्स हैं जो आपके घर के, जो आपने बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ होता है हर घर ने कि भी ये चीज अलाउ है, ये चीज अलाउ नहीं है, तो वो सब एक पेज पे हों और वो सब सामने डाइनिंग टेबल पे बैठकर उस पर सब बात कर सकते हो। कमरों में जब आप छुप छुपा के बच्चों के साथ बात करेंगे, या उनके सामने भी छुप छुपा के किसी और के खिलाफ बात करेंगे, तो आप अपना बच्चा अपने हाथ से खोएंगे और उसको सिखाएंगे कि ये चीजें नॉर्मल हैं करने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अस्मा नाही, चाइल्ड मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने अपनी हालिया गुफ्तगू में पाकिस्तान के मौजूदा सियासी और मुआशी हालात पर तफसीली तबसरा किया है। उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहादी ताल्लुकात को मामूल की नोक झोंक करार दिया और वो ये कहते हैं कि दोनों जमातें अपने नजरियाती इख्तलाफात के बावजूद मुल्क के मफाद में मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने जोर दिया कि इत्तेहादी हुकूमत का बुनियादी मकसद पाकिस्तान को मुआशी बहरान और दहशतगर्दी के मसाइल से निकालना है। दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आज़म और उनके करीबी साथियों के हवाले से मुतज़ाद बयानात मंज़र आम पर आए हैं। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने दावा किया है कि हुकूमत उन पर समझौते के लिए दबाव डाल रही है। ताहम बानी PTI ने वाज़ेह कर दिया है कि उनके किसी बैकडोर चैनल से राब्ते नहीं हैं। अलीमा खान ने मजीद कहा कि साबिक वज़ीर आज़म को मुल्क से बाहर भेजने या हाउस अरेस्ट करने की पेशकश भी की गई है, लेकिन वो इन ऑफर्स को भी कबूल करने को तैयार नहीं है। जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा ने दावा किया है कि बानी PTI कानूनी तौर पर मुकदमात का सामना करने के बाद जल्द रिहाई हासिल करेंगे। ये सूरत हाल सियासी मंजरनामे में मजीद पेचीदगी का इशारा देती है, जहाँ मुख्तलिफ फरीकैन अपने मौक़िफ़ को अवामी सतह पर उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे सीनियर तजियाकार शौकत पराचा साहब ने हमें शो में ज्वाइन किया। पराचा साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मौजूदा जो इत्तेहाद है उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से काफ़ी तनकीद की जाती है हुकूमती फैसलों पर। अगर हुकूमत उन्हें किसी भी मामले में ऑन बोर्ड नहीं लेती है, तो आपको लगता है कि ये इत्तेहाद तवील मुद्दती होगा और ये तवील मुद्दती इस्तेहकाम फराहम कर सकता है? बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। बात यह है कि एक तरह का ये इत्तेहाद है भी सही, लेकिन ये बहुत लूज इत्तेहाद है, क्योंकि काबीना में पीपल्स पार्टी शामिल नहीं है। अगर वफाकी काबीना में पीपल्स पार्टी हो, पीपल्स पार्टी के वज़रा रिजाइन करें, पीपल्स पार्टी काबीना से बाहर आ जाए, फिर तो मसाइल बनते हैं किसी भी गवर्नमेंट के लिए इस सूरत हाल में। क्या मैं समझूं कि सदर आसिफ जरदारी ऐवान सदर छोड़ देंगे, वहां से निकल जाएंगे? क्या मैं समझूं कि चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है वो चेयरमैन सेनेट का ओहदा छोड़ देंगे? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा छोड़ देंगे अपना ओहदा, गवर्नर पंजाब छोड़ देंगे अपना ओहदा? इसीलिए जो आपने प्रोफेसर डॉक्टर एहसन इकबाल साहब को कोट किया कि ये मामूल की नोक झोंक है, ये वाकई मामूल की नोक झोंक है, क्योंकि इस इत्तेहाद की बुनियाद हमें देखनी है। इस इत्तेहाद की या ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि मुल्क की जमहूरियत के लिए, मुल्क को आगे ले जाने के लिए हम मिलकर काम कर रहे हैं। मैं इस इत्तेहाद को बस मिलकर काम करने की हद तक देखा करता हूँ। तो मुल्क मसाइल का शिकार है, एक और जमहूरियत के लिए खतरा, एक और मुल्क की इस्तेहकाम के लिए खतरा पीपल्स पार्टी कभी पैदा नहीं करेगी। ठीक है, और इत्तेहादी हुकूमत की तरफ से जिस तरह से मईशत के हवाले से बात की जाती है, दहशतगर्दी से मुतालिक बात की जाती है, इन इक़दामात को आप किस हद तक मौसर समझते हैं? ये बड़ा अहम सवाल है आपका, क्योंकि पीपल्स पार्टी की 2008 से 13 गवर्नमेंट थी। मसलसल दहशतगर्दी के खिलाफ उन्होंने जंग की, वो लड़ते रहे। उन्होंने दहशतगर्दों से ना समझौता किया, ना कॉम्प्रोमाइज किया। फिर 2013 से 2018 की गवर्नमेंट आई मुस्लिम लीग नून की, इन्होंने भी दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रखी। आपको मालूम है ज़र्ब-ए-अज़्म जैसा बड़ा ऑपरेशन जैसे इनकी हुकूमत में हुआ, इसी तरह राय निजात वगैरह पीपल्स पार्टी की हुकूमत में थे।
लेकिन पीटीआई की हुकूमत ने बाकायदा उसी टीटीपी को तस्लीम किया, उनसे मुआहदा किया, उनको वापस लाने की बातें की, उनके बंदे छोड़े उसी सीज फायर के नतीजे में, जिस वजह से ये दहशतगर्दी का जो मुसीबत है वो फिर गले में पड़ गई। इसलिए अब ये दोनों पार्टी जिनका हम पहले बात कर रहे थे, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, इन्होंने पहले भी दहशतगर्दों का मुकाबला किया है और अब भी पाक फौज सिक्योरिटी जो अपरेटस है उसके साथ मिलकर एक बात तो तय है कि दहशतगर्दों का कोई मुतालबा तस्लीम नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ जंग जारी रहेगी। दूसरी बात इकानमी की है। अभी पिछले हफ्ते उड़ान पाकिस्तान का एक फंक्शन भी था, मैं भी वहां पर मौजूद था। मैं बड़ा कीनली सुन रहा था वो जो प्लान्स हैं, जो प्रोजेक्शंस हैं, जो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखिए ना, IMF $1 अरब नहीं दे रहा था, अब IMF ने $7.8 अरब का मुआहदा कर दिया। सऊदी अरब ने रोल ओवर कर दिया, चाइना ने रोल ओवर कर दिया, UAE ने रोल ओवर कर दिया। मीन के पाकिस्तान के साथ वो पार्टनरशिप रख रहे हैं। CPEC का दूसरा फेज है। लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूं कि मुल्क में जो फिजा है, जिसको आपने भी पेचीदा कहा, ये अगर ईज होगी तो मईशत और आगे बढ़ेगी, मईशत और आगे बढ़ेगी तो पाकिस्तान के अवाम का फायदा होगा। अगर ये लड़ाई जारी रहेगी, मुख्तलिफ बयानात आते रहेंगे, मुल्क के बारे में मिसपरसेप्शन या गलत परसेप्शन जाएगी, तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से, फॉरेन पार्टनरशिप के हवाले से, ये जो हम डेवलपमेंट प्रोसेस के मुआहदे करते हैं उस पे होता है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि जी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के जैसा भी हो मईशत मजबूत होती है। नो, सियासी इस्तेहकाम पर डिपेंड करती है आपकी मईशत। अगर आपका सियासी माहौल अच्छा है तो उसी प्रोपोर्शनेट में आपकी इकानमी आगे बढ़ती है। ये सब के लिए सोचने की बात। ठीक है फराज साहब, उड़ान पाकिस्तान के हवाले से आपने बात की और दूसरी तरफ आप भी ये एग्री कर रहे हैं कि जो सियासी इस्तेहकाम है वो पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है, मुश्किलात का हमें सामना है और यकीनी तौर पर फिर हम मईशत में भी अदम इस्तेहकाम देखते हैं। उड़ान पाकिस्तान का जो एक नैरेटिव है, जो इसको खुलासा अगर कहें तो वो यही है कि एक्सपोर्ट्स में हम इजाफा करेंगे। तो ये जो इजाफा करने के अहदाफ हैं, आपको लगता है कि हकीकत पसंदाना है या महज एक सियासी बयानियाँ ही हैं? एक बार फिर से एक प्लान पेश कर दिया गया है, पहले इसी हुकूमत की तरफ से प्लान शायद 2024 का भी था, 30 का भी था, अब 2035 तक इस प्लान को लेकर जाया जा रहा है। उसकी वजूहत ये भी है कि किसी भी हुकूमत को उनका जो टेन्योर है वो कंप्लीट नहीं करने दिया जाता। ये वजह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको लगता है स्टिल कि इसको कर पाएंगे? इतनी एबिलिटी हम रखते हैं? एबिलिटी तो हम बहुत रखते हैं। देखिए ना, हमारे यही 5 ईयर प्लान, जिन्हें कोलंबो प्लान कहा जाता था, वो साउथ कोरिया ने उठाए और साउथ कोरिया कहाँ पहुंच गया। लेकिन साथ साथ वहां इस्तेहकाम भी रहा। ये नहीं है कि हम सिर्फ थ्योरेटिकल काम करते हैं। हमारी कौम डेडिकेशन पे है तो एटम बम भी बना लेती है अपने ही सोर्सेज से, किसी ने कोई मदद नहीं की हो। ये नहीं है कि हमारी एबिलिटी नहीं है। हमारी जो असल में दूसरी एबिलिटी है ना, कि हर वक्त हम एक दूसरे की टांगें खींचते हैं, हम एक मसलसल जंग में, हम हर लड़ाई को आखिरी मार का समझकर हम लड़ते हैं कि जब तक वो है तो हम नहीं है, या जब तक हम हैं तो फिर वो नहीं हो सकता। ये जो एक दूसरे को बर्दाश्त करना, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने 20 साल की लड़ाई के बाद ये मामला सीखा था, 25 साल की लड़ाई के बाद, और उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया। अब भी एक एलिमेंट ऑफ ऑप्टिमिज्म तो है कि बानी PTI खान साहब ने खुद ही मुज़ाकरात की कमेटी बनाई, खुद ही उन्होंने कमेटी को कहा कि जाके मुज़ाकरात करें। 4 पहले पॉइंट से कि जी हमारा मैंडेट वापस करें, जी 26वीं आईनी तरमीम वापस करें, जी ये जो कैदी हैं इनको छोड़ा जाए और कमीशन बनाया जाए। 2 तो पॉइंट स्लैश हो गए। तीसरा पॉइंट जो था उसमें से आपने देखा कि 85 को सजा हुई थी, जिसमें से 19 जो हैं वो उनको अभी माफी मिल गई। 48 का जो माफी का केस है, प्रोसेस चल रहा है। तो वो जो पहला पॉइंट लोगों को रिहा करने वाला है, उस पे भी पेशरफ्त हो रही है। अब बच गया आखिरी, मुल्क की अदालतें हैं, मुल्क का कानून है। खुद ही खान साहब कहते हैं कि जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तो काम नहीं हो सकता। तो इस वक्त तो अदालतें काम कर रही हैं, उसी जुडिशल प्रोसेस में उन लोगों को छोड़ा गया। तो मेरा ख्याल है कि ये जो मुज़ाकराती अमल है, लाख जो एतराज कोई करे, मैं इसके बारे में कोई मायूसी नहीं रखता। ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज की सूरत में, गिव एंड टेक की सूरत में, या किसी अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेके जाए।
ठीक है। अच्छा पराशर साहब, दूसरी तरफ महंगाई की शरह में जिस तरह से कमी हुई या हम स्टॉक मार्केट की जब हम बेहतरी देखते हैं, इसको हुकूमत की कामयाबी करार दिया जा रहा है, आपको लगता है ये जो आदादो शुमार हैं मजमूई तौर पर अगर हम इन्हें देखें तो जो अवाम की मुश्किलात हम देखते हैं वो तो कम होती नहीं दिखाई देती, लोगों का गिला अभी भी यही है महंगाई की शरह कम हुई है, महंगाई कम नहीं हुई है। आपको लगता है कि हुकूमत को इस पर जल्द ही काम करना पड़ेगा? आने वाले साल में, इसी साल में जब गर्मियां शुरू होंगी तो एक बार फिर से बिजली के बिलों का तूफान शुरू हो जाएगा, तो हुकूमत को पहले इस पर कोई स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए। आपने अवाम की बात करके बड़ी अच्छी बात की और उसी की तरफ काम भी हो रहा है। देखे ना, टमाटर 400 रुपए किलो तक मैं खुद खरीदता रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप जाते हैं शॉपिंग के लिए या नहीं। ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च जो है ये भी 400 तक गई है। लेकिन अब अगर शरह कम होगी ना, महंगाई की शरह कम होने का मतलब है कि कहीं तो स्टेबल रहे ना प्राइसेस, उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। बिजली वाला आईपीपीज के साथ आपको मालूम है एक प्रोसेस शुरू हुआ है। सर्कुलर डेट सबसे बड़ा मसला है। उस सर्कुलर डेट के लिए ये एक कदम है कि आप आईपीपीज के साथ बैठ के बात करें, यानी कैपेसिटी चार्जेस के बिजली दे नहीं रहे फिर भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको पैसे दे रही है कि चूंकि आपकी कैपेसिटी है 1000 मेगावाट की, तो आप 1000 मेगावाट जो है उसके पैसे ले लें, बेशक हमें जरूरत है या नहीं है। इस सर्दी में लोगों को हुकूमत ने कहा कि आप उस सीलिंग से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करें तो पर यूनिट सस्ती हो जाएगी। इट मींस के प्राइस फिक्सिंग में भी फ्लेक्सिबिलिटी है। फिर जो सोलर वाला एलिमेंट आ गया, उसने बिजली की अगर 4000 या 5000 डिमांड कम की है तो इट मींस के एक अल्टरनेट हमारे पास प्रोसेस आ गया। इसलिए गवर्नमेंट फोकस्ड है, इसमें कोई शक नहीं है। बरामदात हमारी 30% से ऊपर बढ़ रही हैं, हमारी रेमिटेंस जो है वो 34% से ऊपर बढ़ रही हैं। जो महंगाई की शरह है बढ़ने की, वो बहुत सालों के बाद 38% से वो आई है सिंगल डिजिट में, यानी 5, 6, 7 जो भी फिगर बनती है। तो इंडिकेटर तो बहुत अच्छे हैं। फिर मैंने आपको दोस्त ममालिक का ये जो लैंडिंग एजेंसी, पराशर साहब थोड़ा सा वक्त कम है, इसको समअप करते हैं। इंडिकेटर्स आप कह रहे हैं यकीनी तौर पर अच्छे हैं, लेकिन गरीब के खाने का जो चिकन है वो 900 रुपए किलो इस वक्त हो चुका है। शायद ये भी अब हुकूमत को देखने की जरूरत है कि इसके पीछे क्या वजूहत हैं। अच्छा, लास्टली कमेंट कीजिएगा, बानी पीटीआई की रिहाई से मुताल्लिक जो साहबजादा हामिद रजा के दावे हैं वो आप किस तनाजुर में देखते हैं? वो कहते हैं कि केसेस से ही फ्री होंगे, किसी भी मुज़ाकरात से या बैकडोर चैनल से नहीं आएंगे। अलीमा खान के जो बयानात हैं वो एक तरफ कह रही है कि हाउस अरेस्ट की पेशकश की गई है, वो भी ठुकरा दी है, मुज़ाकरात की पेशकश की गई है, वो भी ठुकरा दी गई है, और आज मुलाकात भी होने जा रही है पीटीआई की मुज़ाकराती टीम की बानी चेयरमैन से। ये जो बात है ना कि बैकडोर में कोई बातचीत हमारी नहीं चल रही, जब पीटीआई के लोग कहते हैं, खुद अली अमीन खान गंडापुर जिस दिन आए थे एपेक्स कमेटी में तो उन्होंने कहा था कि बता देंगे जब भी कोई आउटकम हुआ इसका। इसलिए कहीं ना कहीं तो पीटीआई है और चाहती भी रही है माजी में कि हमें पावर्स जो हैं उनके साथ बात करना है, हमें अख्तियारात के साथ बात करना है, हम इस सियासी हुकूमत से बात नहीं करेंगे। रिहाई यकीनन अदालती अमल के जरिए होगी, क्योंकि केसेस हैं अदालत में, अदालतों ने फैसला करना है। आपके सामने कुछ केसेस में वो बरी भी हो गए, और अभी 190 मिलियन केस वाला जो है वो फैसला आना था 23 को नहीं आया, फिर वो अब आना था 6 को भी नहीं आया। तो देखते हैं ये फैसला कब आता है। लेकिन बात यह है कि मुज़ाकरात इसलिए हैं कि मुल्क के मुआशी और सियासी इस्तेकाम की जानिब एक कदम बढ़ाना है। जो रिहाई का अमल है या सजा और जजा का अमल है वो तो अदालतों का काम है। पहले भी मिलिट्री कोर्ट वाले जो मुजरमान थे उनमें 19 को माफी दे दी गई। तो प्रोसेस में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अदालतों का अमल जारी भी रहता है। और अभी तो बहुत सारे और भी मराइल हैं, हाई कोर्ट में अपील हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, आइन के आर्टिकल 45 के तहत सदर को अपील हो सकती है। तो ये जुडिशल प्रोसेस है, ये कंटिन्यू रहता है। ठीक है। और बानी पीटीआई की मुमकिन रिहाई अगर हो जाती है तो फिर आपको क्या लगता है सियासी मंजरनामे में एक बहुत बड़ी तब्दीली होगी? क्या असरात होंगे इसके मौजूदा हुकूमत के लिए भी? तब्दीली या असरात से पहले जितने इफ्स एंड बट्स हैं वो इतने ज्यादा हैं कि बंदा इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। बहुत सारे इफ्स हैं, बहुत सारे बट्स हैं। अगर देखें ना, फौज के तर्जमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वादे कहा था कि 9 मई के जो मंसूबा साज हैं उनको कैफरे किरदार तक हर सूरत में लाया जाएगा।
और फिर जब जनरल फैज साहब का चार्जशीट का आया था प्रेस रिलीज, उसमें लिखा हुआ था कि एक सियासी जमात की यहाँ पर ये सारा कुछ करते रहे और 9 मई के बारे में तहकीकात जारी हैं। तो इसलिए जो सिनेरियो है वो खासा कॉम्प्लिकेटेड है। ख्वाहिशात तो हो सकती हैं एक साइड की कि कल रिहा कर दिए जाएं, दूसरी साइड की ख्वाहिश होगी कि कभी रिहा ना हो जाए, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है खास तौर पर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल वाली, वो बड़ी थ्रेडबेयर इन्वेस्टिगेशन होती है, उसमें शक की गुंजाइश रहती नहीं है। इसलिए जब चीजें वो क्लब होंगी 9 मई, असल बात जब इसी साल 9 मई में TJI-SPR ने कहा था कि माफी मांगी जाए जी, इधर से फिर खान साहब ने कहा कि मुझसे माफी मांगी जाए, मेरा ख्याल है वो मौका एक जाया किया गया। वैसे भी पाकिस्तान के कल्चर में हम लोग कहते हैं कि जी अगर हमसे गलती हुई है तो हम माफी के तलबगार हैं। इतना कह देने से नाक नीची नहीं हो जानी थी, लेकिन जब आप ईगो के उस पहाड़ पे हों और फिर ये भी तवक्को रखें कि नहीं हमारे बारे में कोई ख्याल करेगा, तो फिर मुश्किल होता है। 9 मई एक हकीकत थी, 9 मई एक हकीकत रहेगी, तारीख में एक धब्बा रहेगा पाकिस्तान के नाम। बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार शौकत पराचा साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और जो बयानात इस वक्त हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, जहां हमें ये सुनाई देता है कि अलीमा खान साहिबा ये कह रही हैं, वो ये दावे करते हुए दिखाई दे रही हैं कि हुकूमत उन पर समझौते के लिए दबाव डाल रही है। आज अहम मुलाकात भी होने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम की बानी चेयरमैन से, और मुज़ाकरात का जो सिलसिला है वो जारी है। लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि कोई भी बैकडोर जो राब्ते हैं वो इस वक्त नहीं किए जा रहे हैं, कोई भी बैकडोर मुज़ाकरात किसी भी किस्म के नहीं किए जा रहे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन और बैरून मुल्क इमिग्रेशन के रुझान में 2024 के दौरान मजीद इजाफा देखने में आया। सरकारी आदाद और शुमार देखें तो उसके मुताबिक 7 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुल्क छोड़ गए हैं। इनमें से ज़्यादातर अफराद अगर हम देखें तो बेहतर मुआशी मौक़े, रोज़गार की तलाश और सियासी और समाजी अदम इस्तेहकाम से बचने के लिए बैरून मुल्क रवाना हो गए। पाकिस्तानियों के मुल्क छोड़ने की बुनियादी वजूहात में यकीनी तौर पर बढ़ती हुई महंगाई भी है, बेरोज़गारी भी है, जिसमें से हम अपने पहले सेगमेंट में भी बात कर रहे थे कि गैर यकीनी सियासी हालात भी यहाँ पर मौजूद हैं। तालीम याफ्ता जो नौजवान हैं उनके लिए महदूद मौक़े शामिल हैं। जो हमारे बच्चे हैं वो डिग्रियाँ लेकर फिर रहे हैं लेकिन जॉब्स उनके पास मौजूद नहीं हैं, तो जॉब भी हम अच्छे तरीके से उन्हें प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो बेहतर मेयार ज़िंदगी की जहाँ बात की जाती है, जदीद तालीम की जहाँ बात की जाती है, ज़्यादा महफूज मुस्तकबिल की तलाश में भी लोग इस वक्त पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हैं। और पाकिस्तानी शहरियों को साथ साथ बैरून ममालिक से डिपोर्ट किए जाने की मुख्तलिफ वजूहात भी हैं, जहाँ पर कानूनी तौर पर दाखिला है, गैर कानूनी तौर पर दाखिला है। वीज़े की मुद्दत अगर किसी की ख़त्म हो गई है उसके बावजूद वो वहाँ पर स्टे कर रहे हैं। मुलाजमत के मुआहदों की खिलाफ वर्जी कई लोग करते हुए दिखाई देते हैं जो कि फिर पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं। इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ भी इसमें शामिल हैं। कुछ अफराद ऐसे भी हैं जो जाली दस्तावेज़ात के ज़रिए बैरून मुल्क जाने की कोशिश करते हैं, और बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो रिपोर्ट हो चुके हैं, जो हम अपनी प्रोग्राम में आपको बता भी चुके हैं, जो उनके डिपोर्ट होने का बाइस भी बनते हैं। कई ममालिक ऐसे हैं जो पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ इक़साम के वीज़े आसानी से फराहम करते हैं, जिनमें UAE शामिल है, सऊदी अरब है, कतर है, जहां रोज़गार के ज़्यादा मौक़े हैं। लेकिन पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि अगर हम UAE की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, कतर की बात करें, यानी कि जो गल्फ़ है वो भी अब पाकिस्तानियों को वीज़े देने में काफ़ी हेजिटेंट दिखाई देता है। वहाँ से भी बहुत सी ऐसी कंप्लेन सामने आई हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहाँ जाकर फ्रॉड करने में मुलव्वस हैं, जो वहाँ जाकर भीख मांगने में मुलव्वस हैं। इसके अलावा तुर्की की बात कर लें, मलेशिया देख लें, आज़रबाईजान जैसे ममालिक हैं, ये हमें टूरिस्ट वीज़े आसानी से फराहम करते हैं। ताहम जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जिनमें ख़ास तौर पर यूरोपीय यूनियन है, हम अमेरिका की बात करते हैं, बरतानिया इसमें शामिल है, यहाँ पर पाकिस्तानी शहरियों की जो दरख्वास्तें हैं इनका बड़ी सख्ती से जायज़ा लिया जाता है, जिससे वीज़ा हासिल करना मुश्किल भी हो जाता है। पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत, ख़ास तौर पर आला तालीम याफ्ता जो प्रोफेशनल्स हैं, इनका दूसरे ममालिक में मुंतकिल होना यह एक अहम मसला है, जिनमें इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, IT माहिरीन हैं, दीगर शोबों के माहिरीन जो ज़्यादातर तरक्की याफ्ता ममालिक का रुख करते हैं। इसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान अपने बेहतरीन जहनों से महरूम भी हो रहा है, जो हमारी मुल्की तरक्की पर मनफी असर भी डाल रहा है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो यही पाकिस्तानी हैं जो दूसरे ममालिक में जाकर पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मुल्क में फिर जब हम रेमिटेंसेस के हवाले से बात करते हैं तो इन्हीं पाकिस्तानियों की वजह से मुल्क में करोड़ों अरबों डॉलर की सूरत में रेमिटेंसेस
चीज़ें भी आती हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। इमिग्रेशन वकील रिजवान सुलेरिया साहब ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। रिजवान साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो अभी आपको क्या लगता है, क्या मेन वजूहत, तो हमने भी कुछ डिस्कस किए हैं कि पाकिस्तान छोड़ने की ये वजूहत हैं, बड़े लंबे अरसे से आप इस फील्ड में हैं, बाहर आपका एक बहुत बड़ा नाम है, इतने इंटरनेशनल सेटअप्स आप चला रहे हैं, पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। जब लोग आपके पास आते हैं तो क्या सोच के आते हैं, क्या वो आपसे डिस्कस करते हैं, क्यों वो बाहर जाना चाहते हैं? देखिए, जैसे तो पहले आपने बयान किया, पिछले 2 साल से तो ऑब्वियसली पूरा पाकिस्तान ही चाह रहा है कि इस वक्त मोस्टली 90% जो यूथ है आपकी वो चाह रही है कि यहाँ से निकलें और निकल के कोई नए मौके तलाश करें, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं, एक तो बिज़नेस कम हो रहे हैं, लोग और मौके कम होते जा रहे हैं। दूसरा देखें, उनके पास स्किल भी इतनी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। जो यहाँ से जितने भी लोग जाते हैं, जो स्टूडेंट्स जाते हैं, वो तो फिर भी कुछ ना कुछ कर लेते हैं, लेकिन जो स्किल नहीं है जिनके पास, जो सारा दिन यहाँ पे एंजॉय करते हैं ज़िंदगी और बाद में बाहर जाते हैं तो उनको काम करना पड़ता है, तो उनके लिए एक डिफरेंट ज़िंदगी का लेवल होता है। इवन यहाँ पे आप ब्रांच मैनेजर भी हैं तो किसी बैंक में, लेकिन बाहर जाएंगे तो आपको पिज़्ज़ा डिलीवरी करनी पड़ेगी। तो ये क्योंकि हमारे पास स्किल नहीं होती, हम उसके आदी नहीं होते, तो फिर हमें सीखना पड़ता है। अगर यही लोग यहाँ से पाइप फिटर का कोर्स करके जाएँ, यहाँ से कोई डिफरेंट किस्म की स्किल सीख के जाएँ, इवन के मैं कहता हूँ कटिंग सीख के जाएँ, तो तब भी इनके लिए बड़ी अच्छे मौके होंगे बाहर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ से कुछ सीखना नहीं चाहते और बाहर जाके सीखना चाहते हैं, तो हमारा इन प्रॉब्लम्स की वजह से बाहर जाके हमारे लिए जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है और फिर हमें बहुत टाइम लगता है एडजस्ट होने में। ऑन द अदर हैंड, हम सारे जो हमसाया ममालिक हैं, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, उसमें लोग पहले से काफ़ी हद तक ट्रेंड है और प्लस उनके जो लोग हैं एक दूसरे को सपोर्ट बहुत करते हैं। हमारे जो लोग हैं वो सपोर्ट इतना ज़्यादा नहीं करते, जिसकी वजह से थोड़े पाकिस्तानी पीछे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप चीज़ें सीख रहे हैं, लोग बेहतर हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, लॉज के हवाले से अगर हम बात करें, इमिग्रेशन कवानीन के हवाले से अगर हम बात करें, तो पाकिस्तानी शहरियों के लिए जो इन ममालिक की इमिग्रेशन कवानीन हैं उनमें क्या तब्दीलियाँ आई हैं? कुछ चेंजेस आप देख रहे हैं, कुछ नरमी हुई है या कुछ सख्ती हुई है? फिर वही बात करूँगा, जो हालात की वजह से ना हमारी जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादा स्क्रूटनाइज हो रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जो लोग भी आप देखें, आज तक अगर आपने देखा होगा तो 90% के करीब जो लोग यहाँ से यूरोप या बरतानिया या अमेरिका जाते हैं या कनाडा जाते हैं वो वापस नहीं आते। ये सबसे बड़ी वजह है। बेशक वो स्टूडेंट जाएँ, बेशक विजिट वीज़ा वाले तो फिर वापस आ जाते हैं, लेकिन जो दूसरे वीज़ाज पे जाते हैं वो वापस नहीं आते। सो ऑब्वियसली वो फिर उसको उस हिसाब से देखते हैं, हर साल नए से नए उस पर चीज़ें आती हैं, लूप होल लोग तलाश करते हैं, उन लूप होल को बंद किया जाता है, फिर नए कवानीन बनाए जाते हैं। और जब उनको ज़रूरत होती है, जैसे बरतानिया को 2 दफ़ा ज़रूरत पड़ी जब उनकी इकॉनमी डाउन हो रही थी, 2010 में उन्होंने वीज़े खोले और यहाँ पे रेडी वालों को भी वीज़े दे दिए और फिर जब उनको निकालना था तो उन्हें जहाज़ भर के निकाला और अनफॉर्चुनेटली रहमान मलिक यहाँ पे थे, उन्होंने उनको बिल्कुल ओपन ऑप्शन दी कि आए, जहाज़ छोड़े, बंदे छोड़े और चले जाएं, और वो चौधरी निसार साहब ने फिर उसको रोका। तो हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि हम जिस तरीके से वीज़े ले रहे हैं उसी तरीके से वो लोग जा भी रहे हैं कि नहीं जा रहे। और प्लस यहाँ पे जो है वो उनके लिए वो जो एजेंट्स हज़रात माफिया यहाँ पे मौजूद है वो सबसे बड़ा जुल्म करता है। यहाँ पे एजेंट्स क्या करते हैं कि किसी के साथ शादी करा देते हैं, आजकल ये बहुत काम हुआ है, और वो वहाँ पे जाके फिर रोते फिरते हैं, उनकी लड़ाइयाँ होती हैं, फिर वो एक्चुअल पोजीशन बयान करते हैं वहाँ की अथॉरिटीज़ को, फिर अथॉरिटीज़ सख्तियाँ करती हैं। यही वजह है सबसे बड़ी, स्टूडेंट का जो डिपेंडेंट वीज़ा था या जो इमिग्रेंट्स चाह रहे थे वो स्किल्ड वर्कर वीज़ाज़ पे यूके में, उनके जो डिपेंडेंट्स थे उनको रोक दिया गया है। उसकी सबसे बड़ी वजह है। फिर केयर के जो वीज़ाज़ थे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रॉड हुआ, पाकिस्तान से भी और इंडिया से भी। ठीक है। तो उस पर क्या हुआ कि उस पर भी उसको रोक दिया गया, उन्होंने कहा कि आप डिपेंडेंट नहीं लेके आ सकते। तो ये हम खुद इस किस्म के रास्ते बना देते हैं। फिर उस पर अथॉरिटी सख्ती करती है। ठीक है। अच्छा, कौन से ऐसे बरतानिया की स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं कि किसी खास शोबे के लिए या पेशे के लिए इमिग्रेशन को अगर उन्होंने आसान बना दिया हो? 2 चीज़ें जी, वो कहते हैं कि पूरी दुनिया का टैलेंट उनके पास है, उसके लिए उन्होंने ग्लोबल टैलेंट वीज़ा जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। उसमें आपके प्रोफेसर्स हैं, उसमें आपके डॉक्टर्स हैं, इनोवेटर्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं, आपके फ़नकार हैं, जिन लोगों को अवार्ड मिलता है, जो लोग किसी मतलब सलाहियत के हामिल हैं, वो चाहते हैं कि ये बरतानिया में आए, उनको वो ऐसे लोगों को पसंद करते हैं ताकि उनका मुल्क, उनकी इकॉनमी प्रोग्रेस करे। और ऑन दी अदर हैंड उन्होंने एक इनोवेटर वीज़ा कि आपके पास कोई ऐसी स्किल है, आपने जैसे उबर की ऐप है, जैसे फूड पांडा की ऐप है, कोई इनोवेशन लेकर ऐसी कोई इनोवेटिव आइडिया आपके पास किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, वो मोर देन वेलकम। इवन कि 3 साल के अंदर अंदर वो कहते हैं कि हम आपको नेशनलिटी भी सेटलमेंट देंगे और उसके बाद नेशनलिटी दे देंगे। तो और लेकिन हमारे किसी अगर इस्लामिक मुल्क में अनफॉर्चुनेटली आप देखें, नज़र दुड़ाएं तो 70 के करीब होंगे गालिबन, लेकिन किसी में भी आपको ये अपॉर्चुनिटी नेशनलिटी नहीं मिलती है। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तानी हमारे जो दरख्वास्त गुजार हैं, अब इनकी दरख्वास्तें बहुत ज़्यादा डिले का शिकार हो रही हैं या बहुत ज़्यादा रिजेक्शन आ रही है। वजूहत आपने बताई हैं,
इनको कम करने के लिए अब हम लोगों को क्या करना है? अपनी एक जो इमेज हमने ख़राब कर ली है उसको ठीक कैसे करना है, क्योंकि ख़राब भी हमने की है और उसको सही भी अब हमने खुद करना है। देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो हमारा जो फॉरेन ऑफिस है अनफॉर्चुनेटली वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। आई एम सॉरी टू से, लेकिन क्योंकि मुझे उसके लॉसेस भी हो गए सच बात करने के, लेकिन बहरहाल वी हैव टू से, क्योंकि इनको अगर प्रोटोकॉल से फुर्सत मिले तो ये लोगों से बात करें। ठीक है। एम्बेसीज यहाँ पे एक साल अपॉइंटमेंट नहीं दे रही। यहाँ पे जो एम्बेसडर्स मौजूद है, कितनी दफ़ा फॉरेन ऑफिस ने उनको बुला के कहा कि भैया आप ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम आपके लोगों को भी साल वीज़ा नहीं देंगे पाकिस्तान आने के लिए अगर आप यही रवैया रखेंगे। इन्होंने कभी उनके साथ जो है इस तरह से बात नहीं की। आप देखिए, इटली की एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेनी हो आपको लग समझ जाएगी। आपने यूरोप के किसी मुल्क की अपॉइंटमेंट लेने की मुझे बताएं तो सही कि आप स्पेशली कोई ना कोई सिफारिशें ढूंढ के एजेंट्स को पैसे दे के, एजेंट्स पैसे लेके कैसे अपॉइंटमेंट लेके देते हैं? ऑब्वियसली उस पर कोई ना कोई मसला तो है ना। तो इसके लिए जो FIA काम है, मैं समझता हूँ उनको फाइंड आउट करना चाहिए कि एजेंट्स कैसे अपॉइंटमेंट ले देते हैं। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल तो है ना। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि एम्बेसी के अंदर लोग कुछ मिले हुए हैं मुख्तलिफ एम्बेसीज के, या क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल इस पे बात करनी होगी क्योंकि पाकिस्तानी बिजनेसमैनों को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जो आम लोग जाते हैं विजिट वीज़ा में, उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो ओवरऑल जो पाकिस्तानी हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, यकीन करें उनके लिए बड़ी दुश्वारियों का सामना है और उनको बहुत ज़्यादा मसाइल, और स्पेशली कोविड के बाद जो रिजिड कवानीन बने कि जी आपने मुख्तलिफ सेंटर्स में जाना है, बायोमेट्रिक्स देने हैं, ये करना है, वो करना है, एम्बेसी की शक्ल नहीं देखनी। उसके बाद इन्होंने इस सिस्टम को अब्यूज़ करना शुरू कर दिया। अपॉइंटमेंट्स ऑनलाइन अवेलेबल होनी चाहिए, जो मर्जी ले ले, जो मर्जी ले ले। बिल्कुल ठीक है। अब बरतानिया की अपॉइंटमेंट आप देखिए, आप अगले हफ्ते की भी ले सकते हैं, आप एक्स्ट्रा पे करके भी ले सकते हैं। ठीक है। तो ये दूसरी एम्बेसीज क्यों नहीं ये सिस्टम बनाती? तो मैकेनिज्म नहीं बना हुआ। अमेरिका की अपॉइंटमेंट आपको लेने के लिए साल का टाइम है, वेट करना पड़ता है। तो ये ऑब्वियसली इसके लिए हमारे अंदर खराबी है। हम जब तक हमारा जो फॉरेन ऑफिस है बात नहीं करेगा, उनसे उनकी कॉन्फ्रेंस करें, उनको बुलाएं, उन्हें बताएं जी क्या मसाइल है, मसाइल हल करें। लेकिन मुल्क उस वक्त तक प्रोग्रेस नहीं करेगा जब तक ग्लोबल विलेज में हमारे जो पाकिस्तानी है वो नहीं जाएंगे, जाके अपना जो है काम नहीं करेंगे। इसी तरह आप देखें, डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होने जा रहा है अगले इसी महीने के 20 से लेकर 24 तारीख तक। कितने पाकिस्तानी जो वहाँ पे जाएंगे और कितने पाकिस्तानी जो काम करें? हमारे हमसाया मुल्क ने लास्ट ईयर सिर्फ एक सूबे ने $12.5 अरब वहाँ से एग्रीमेंट साइन किए थे। हम 1250 के भी नहीं कर रहे, पाक रुपीज़ के भी नहीं कर पाए। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। तो हमारे फॉरेन ऑफिस को इस पर देखना होगा, क्योंकि जब तक वो इस पर नहीं देखेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं तलाश करेंगे, ये ब्रेन डेड होता रहेगा। अभी भी होगा, आज से 10 साल तक होता रहेगा, अनलेस कि आप एक पॉलिसी बनाएं और उसके लिए आप एक्सपर्ट ढूंढें बाहर से जो आके यहाँ पे पॉलिसी बना। 70 सालों से हम देख रहे हैं कि ये ब्रेन ड्रेन चल रहा है। उसकी वजह है कि इन लोगों को पता ही नहीं है, इनकी सोच ही नहीं है। इनको चाहिए कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है प्लस जो ओवरसीज मिनिस्ट्री है, इसको ज्वाइंट करें और इसके दरमियान से कुछ चीज़ें निकालें। ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ा इशू जो आता है वो हमारे स्टूडेंट्स को आता है। यूके जब वो जा रहे हैं, अगर किसी का एक्सेप्टेंस लेटर किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तरफ से आ गया है तो उसको फिर किस वीज़े की तरफ जाना है? स्टैंडर्ड वीज़ा या प्रायोरिटी वीज़ा? क्या इसमें उनको क्या सिलेक्ट करना चाहिए? देखिए, टाइम पे अप्लाई करें। 2 ही सेशन है, या सितंबर का सेशन या फरवरी का सेशन है। सितंबर का जो सेशन, उसके अलावा भी सेशन होते हैं, लेकिन ये 2 मेजर सेशन है। और जो सितंबर का सेशन है सबसे बड़ा सेशन होता है। पूरी दुनिया से लोग स्टूडेंट्स जो आते हैं, यूनिवर्सिटीज ओपन करती हैं। तो अगर आपने सितंबर के सेशन में जाना है तो आप मई जून से स्टार्ट करें। आइल्स से पहले करके रखें, मई जून से उसको स्टार्ट करें, स्टेटमेंट चीज़ें रेडी रखें और जून जुलाई में जाकर वीज़ा अप्लाई कर दें ताकि आपको टाइम पे वीज़ा मिले। अदरवाइज़ फिर आपको प्रायोरिटी वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर छुट्टियां हो जाएंगी, यूनिवर्सिटी सही तरह जो है उस पर वो नहीं करेगी आपसे, वो काम ठीक तरीके से नहीं होगा, आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं होंगे, तो आपको प्रायोरिटी पे करने की ज़रूरत ही क्या है? आप नॉर्मल टाइम पे अप्लाई करें। ठीक है। अच्छा, गैर कानूनी क़याम, ये सबसे बड़ा मसला हम वहाँ पर देखते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो रेपुटेशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो फिर वकला वहाँ पर किस तरह से किरदार अदा कर रहे हैं? ऑब्वियसली गैर कानूनी तौर पे क़याम तो होगा, क्योंकि जब लोग यहाँ से जाएंगे इतनी भारी मकदार में पैसे खर्च करेंगे तो कहेंगे यहाँ पे कुछ टाइम लगाएं, और टाइम लगा के मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा जो स्टूडेंट्स यहाँ पे जाते हैं उनसे कि आप जब यहाँ से जाते हैं तो आप डिग्री पे फोकस करें। ठीक है। वो क्या करते हैं, वो जॉब पे फोकस करते हैं, डिग्री पे फोकस नहीं करते। और जब डिग्री पे फोकस नहीं करते तो पाकिस्तान में मौजूद कुछ लोग हैं, उनको कहते हैं इन हमारी असाइनमेंट्स तैयार कर दें, और जब असाइनमेंट्स बनाते हैं वो पकड़ी जाती है, क्योंकि हर एक की सेम असाइनमेंट होती है। जी। यूनिवर्सिटीज़ के पास मैकेनिज्म है, वो पकड़ लेते हैं। जब वो पकड़ लेते हैं तो फिर वो उनको यूनिवर्सिटी से फारग कर देते हैं, फिर वो गैर कानूनी। तो ये मोस्टली तलबा की बात कर रहा हूँ। अगर वो अपनी डिग्री पढ़ के करें और ख़ुद से करें तो 2 साल का वर्क परमिट फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मिलना है।
उस पर कोई मसला नहीं है, ठीक है। उस वर्क परमिट के अगेंस्ट अगर वो अपना काम करें अपने फील्ड के अंदर, जिस फील्ड की उन्होंने डिग्री ली है, पैसे थोड़े कम भले मिल जाए, ट्रेनिंग तो बेशक भर्ती हो जाए, अगर उसी में काम करें तो वही कंपनी उनको वर्क परमिट दे देगी। सो दिस इज द बेस्ट वे टू मूव फॉरवर्ड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम हमेशा शॉर्टकट की तलाश में होते हैं और शॉर्टकट के एंड पे कुछ नहीं नजर आता स्वाय खराबियों के। ठीक है। अच्छा, अब मुस्तकिल रहाइश के लिए किसी ने जाना है या शरीयत हासिल करनी है, उसके लिए कानूनी तरीके फिर कौन से हैं? बहुत सारे हैं जी। देखिए, स्किल वर्कर वीज़ा है, 5 ईयर्स का वीज़ा है, ठीक है। वो आप लेते हैं, यहाँ से चले जाते हैं और आपको 5 साल के बाद में। इनोवेटर वीज़ा की मैंने बात की, 3 साल के बाद उसके आप सेटलमेंट हो सकती है। उसके बाद ग्लोबल टैलेंट वीज़ा 3 से 5 साल, उसकी भी उसी तरह से है। उसके बाद अगर शादी करके जाते हैं तो ऑब्वियसली फर्स्ट या 5 ईयर्स के अंदर अंदर आपको सेटलमेंट हो जाती है। अल्लाह ना अगर किसी वजह से कोई डोमेस्टिक वायलेंस है, खराबी होती है, तो आपको स्टेट अवे भी सेटलमेंट वो दी जाती है, क्योंकि इंसानी हकूक़ का ख्याल रखा जा सकता है। और उसके बाद स्टूडेंट वीज़ा में पहले आपको बताया कि आप जाएँ, अगर पोस्ट ग्रेजुएट पे जाते हैं 1 साल के बाद आप कंप्लीट करें डिग्री, 2 साल का वर्क परमिट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया देगी। उसके बाद विद इन 5 ईयर्स आप नया स्किल वर्कर वीज़ा लेके उस रूट पे भी जा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमिग्रेशन वकील रिजवान सुलेरिया साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम शेयर करेंगे आपके साथ वो स्टोरी जो एक शख्स की है जो दहाइयों बाद अपने हकीकी ख़ानदान से मिला। एक ख्वाब की तकमील। ज़िंदगी में कभी कभार ऐसा लम्हा आता है जो आपकी तकदीर को बदल देता है, और ऐसा ही एक लम्हा डेक्सन की ज़िंदगी में आया जब वो 75 साल की उम्र में अपने हकीकी ख़ानदान से मिले। ये एक दास्तान है कि किस तरह एक शख्स ने 7 दहाइयों तक अपने ख़ानदान की तलाश में वक्त गुजारा और फिर एक दिन उसका ख्वाब हकीकत बन गया। कि कहानी ना सिर्फ इनके लिए नहीं बल्कि हर उस शख्स के लिए मुतासिर कुन है जो अपने माजी की तलाश में है और ये समझता है कि कभी ना कभी सच सामने आ जाएगा। डेक्सन 1949 में न्यूयॉर्क के शहर बफालो में पैदा हुए थे और सिर्फ 3 माह की उम्र में उन्हें एक जोड़े ने गोद ले लिया। गोद लेने के बाद उनका बचपन खुशगवार गुजरा और उनके गोद लेने वाले वालिदैन ने हमेशा उनकी देखभाल की। ताहम डेक्सन के दिल में हमेशा यह सवाल रहा कि क्या वो वाकई अपने ख़ानदान के वाहिद फ़र्द हैं, क्या उनके कोई सौतेले बहन भाई हैं। ये सवालात उनके दिल में बरसों तक मौजूद रहे, लेकिन वो कभी हकीकत से आगाह नहीं हो सके। ज़िंदगी के 7 दहाइयों के बाद 2019 में रियासत न्यूयॉर्क में एक ऐसा कानून मंजूर हुआ जिसके तहत गोद दिए गए बच्चों को उनके असली पैदाइशी सर्टिफिकेट्स की तफसीलात तक रसाई हासिल हो गई। इस कानून ने डेक्सन के लिए एक नई उम्मीद की किरण पैदा की। अगस्त 2024 में उनके हाथ में अपना असली पैदाइशी सर्टिफिकेट आया जिसके ज़रिए उन्हें अपने हकीकी वालिद का नाम रॉबर्ट मालूम हुआ और इस लम्हे को वो कभी नहीं भुला सकेंगे। अपने वालिद के बारे में जानकर उनके दिल में एक नई जुस्तजू पैदा हुई और फ़ौरन ही उन्होंने अपने वालिद के नाम को गूगल किया। इस तहकीक में वो ऐसी हकीकत से दो चार हुए जिसने उनकी ज़िंदगी बदल गई। डेक्सन अपने वालिद का नाम तलाश करने के बाद उनके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने की कोशिश की और उन्हें यह भी इल्म हुआ कि उनके वालिद ने कार्नेल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी और उनकी वालिदा एक डिपार्टमेंट सेक्रेटरी थी। ताहम ये जानकर उनके दिल में मज़ीद सवालात उठे कि उनके वालिद ने उन्हें क्यों किसी दूसरे जोड़े के हवाले किया। लेकिन ये राज एक दिन खुला जब 2024 के दिसंबर में डेक्सन ने अपने सौतेले बहन भाइयों से मुलाकात की और 7 दहाइयों बाद उनकी अपने ख़ानदान से मुलाकात हुई, जो कि यकीनी तौर पर बड़ी इमोशनल स्टोरी है। इसके हवाले से अपनी आरा से में ज़रूर आगाह कीजिएगा। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।